तो एक कहानी शुरू होती है सेनोसामा के पैलेस से। दोनों सीनोस मनी मन कुछ सोच रहे थे। ग्रैंड प्रिंस इस बात को नोटिस करते हैं और सीनोस से पूछते हैं वो क्या सोच रहे हैं। सीनोस बताते हैं वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में सोच रहे थे। टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा मजा उन्हें आज तक किसी भी खेल में नहीं आया था। ग्रैंड प्रिंस इस बात को सुनते हैं और सीनोस से पूछते हैं क्या सीनोस एक और टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। सीनोस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं वो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, लेकिन इस बार टूर्नामेंट कराने का रीजन क्या होगा ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। पहले टूर्नामेंट के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी यूनिवर्सेस पे काफी ध्यान दिया है। सभी यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल काफी अच्छा हो गया है। अगर एक और टूर्नामेंट होता है तो हारने वाली यूनिवर्स को इरेज करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। सभी गॉड्स की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंड प्रिंस सीनो की बात पे कहते हैं तो आप बिना रीजन के टूर्नामेंट कराइए, पर सीनो कहते हैं इस तरह से मजा नहीं आएगा। पहले टूर्नामेंट में सभी यूनिवर्सेस को डर था उनके हारते ही वो सब तबाह हो जाएंगे। सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स ने अपना बेस्ट दिया था। सभी यूनिवर्सेस किसी भी कीमत पे जीतना चाहते थे, इसलिए टूर्नामेंट कराने के लिए एक अच्छे रीजन का होना जरूरी है। बिना किसी रीजन के इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर अच्छा रीजन हुआ तो इस वाले टूर्नामेंट में पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। ग्रैंड प्रिंस सीनोस की बात को समझते हैं, देन कुछ सोचने लगते हैं और उनको एक बहुत अच्छा रीजन मिल जाता है। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं रीजन है और एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सभी यूनिवर्सेस अपनी जी जान लगा देंगे इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। सीनोस इस बात को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस से इस रीजन के बारे में पूछते हैं। ग्रैंड प्रिंस सीनोस को ये रीजन बता देते हैं। कुछ देर बाद सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइड सीनो के पैलेस पे आ जाते हैं। बेसिकली सभी डीईटीज की मीटिंग रखी गई थी। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सीनोस को देखते हैं। सीनोस बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, जिसका मतलब है गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए एक नई टेंशन आने वाली थी। पता नहीं इस बार सीनोस को सभी गॉड से क्या चाहिए था। ग्रैंड प्रिंस सभी डीईटीज को मीटिंग अटेंड करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। मीटिंग यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले लॉर्ड पीरस पूछते हैं मीटिंग क्यों बुलाई गई है। ग्रैंड प्रिंस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं इस मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सुपर ड्रैगन बॉल्स की पावर से बहुत इंप्रेस हुए थे। काफी गॉड्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था इस तरह के स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से काफी गॉड्स का ये सवाल है सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसी स्पेशल चीज की प्रिविलेज बस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के पास ही क्यों है। क्यों बस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 को ही अधिकार है सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज करने का, बाकी गॉड्स को भी इस बात का अधिकार होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद पीरस एंड चांपा काफी अनॉयड फील करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सुपर ड्रैगन बॉल्स उनके ही यूनिवर्स में थी। पीरस इस बात पे कहते हैं मुझे इसी बात का डर था, मैं जानता था ये सब कुछ ऐसा ही बहाना बनाएंगे जिससे सुपर ड्रैगन बॉल्स इनमें से किसी एक को मिल जाए। कुटेला इस बात पे रिप्लाई करता है किसने कहा हमने बहाना बनाया, हमने बस अपनी बात रखी और ग्रैंड प्रिंस को हमारी बात सही लगी। हम तो ग्रैंड प्रिंस और लॉर्ड सेनो की बात का सम्मान करते हैं, उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चांपा बीच में कूद पड़ता है और कहता है वैसे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स तुझे मिलनी चाहिए, तेरी यूनिवर्स ने ऐसा क्या किया है जो तू इन्हें डिजर्व करता है। जीन चांपा की बात पे कहता है तूने सही कहा चांपा, इसका यूनिवर्स भी ड्रैगन बॉल्स को डिजर्व नहीं करता। सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसे स्पेशल आर्टिफैक्ट एक स्पेशल यूनिवर्स में होने चाहिए, ऐसा यूनिवर्स जिसका मॉर्टल लेवल अच्छा हो जैसे कि मेरा यूनिवर्स। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में बहस करने लगते हैं कि उनका यूनिवर्स सुपर ड्रैगन बॉल्स डिजर्व करता है। एट लास्ट ग्रैंड प्रिंस सबको शांत कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं सुपर ड्रैगन बॉल्स किस यूनिवर्स में जाएंगे इस बात का फैसला सेनोसामा ने पहले ही कर लिया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स की विश दी गई थी, तो सुपर ड्रैगन बॉल्स किस यूनिवर्स में जाएंगे इस बात का फैसला भी कुछ इसी तरह होगा। एक न्यू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस बार जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स इनाम में दी जाएंगी। एक न्यू टूर्नामेंट की खबर सुन के सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कांपने लगते हैं। पेलमोट पूछते हैं कि इस बार भी हारने वाले यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स दी जाएंगी और हारने वाले यूनिवर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है तो शायद सेनोसामा नाराज होकर उस यूनिवर्स को इरेज कर देंगे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन चैन की सांस लेते हैं। ऑब्वियसली सभी गॉड्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बिकॉज ये कंपटीशन था जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। पर दो गॉड्स के लिए सिनारियो बिल्कुल उल्टा था, पीरस एंड चांपा, बिकॉज उनके पास पाने के लिए तो कुछ नहीं था लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ था। देन ग्रैंड प्रिंस सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो सभी गॉड्स को पता होनी चाहिए। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं इस बार टूर्नामेंट एक नई जगह पे होगा। लास्ट टूर्नामेंट के बाद ये बात तो कंफर्म है, एक छोटा सा स्टेज सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स की पावर को नहीं झेल सकता, तो इस बार एक पूरा प्लेनेट प्रिपेयर किया जाएगा और इस प्लेनेट पे न्यू टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। इस प्लेनेट को काफी जल्दी तैयार करना होगा, इसलिए सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गाइज की ग्रैंड प्रिंस को मदद चाहिए होगी। दूसरी बात, इस बार 10 नहीं बस 5 ही फाइटर्स पार्टिसिपेट करेंगे हर एक यूनिवर्स से। ये टूर्नामेंट पहले जैसा ना बन जाए, इसलिए कुछ चेंजेस करने जरूरी थे, जिनमें से ये एक बहुत बड़ा चेंज है।
तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा है वो सोच रहे होंगे पिछली बार इस रीजन की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार तो आप सभी पार्टिसिपेट करना चाहोगे, आप सबको भी सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो अगेन आपको कोई एडवांटेज दिया जाएगा तो आप सबके लिए अच्छी खबर है। इस बार भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जाएगा जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप सबको बता दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, आप सभी आपके यूनिवर्सेस में वापस जा सकते हैं। सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गाइस गॉड्स एंड एंजल्स को प्लेनेट पे छोड़ने आते हैं, देन वापस ग्रैंड पीस के पास चले जाते हैं बिकॉज उन्हें ग्रैंड पीस की मदद करनी थी टूर्नामेंट का प्लेनेट प्रिपेयर करने में। कहानी आती है गोकू, वेजिटा और ब्रोली पे। गोकू और वेजिटा एक छोटा सा बैटल कर रहे थे और ब्रोली दोनों साइयंस के इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था। वीरस तीनों के पास आते हैं, इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं। ब्रोली काफी नर्वस था बिकॉज उसने अपनी लाइफ में एक ही बैटल किया था। वेजिटा भी ज्यादा खुश नहीं था, उसको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना था, लेकिन बीच में टूर्नामेंट आ गया। लेकिन हाँ, गोकू बहुत ज्यादा खुश था। न्यू टूर्नामेंट मतलब न्यू पावरफुल वॉरियर्स। हमारे यूनिवर्स के 2 फाइटर्स कंफर्म थे, गोकू और वेजिटा। ब्रोली के लिए वीरस नहीं मानते बिकॉज ब्रोली अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखा था। गोहान की बेस पावर को देखते हुए वीरस गोहान को एज अ 3rd वॉरियर सेलेक्ट करते हैं। गोकू पिकलो को एज अ 4th वॉरियर सजेस्ट करता है बिकॉज पिकलो एंड गोहान का टीम वर्क उनके काफी काम आ सकता था। अभी लास्ट वॉरियर कौन होगा? गोकू सजेस्ट करता है फ्रीजा को। वेजिटा इस बात पे अनॉयड फील करता है। वेजिटा कहता है उन्हें फ्रीजा की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह तो ब्रोली ठीक है। पर वीरस कहते हैं पहले टूर्नामेंट में फ्रीजा ने जो काम किया था उसके अकॉर्डिंग फ्रीजा डेफिनेटली टीम में होगा। वीस अपने स्टाफ को यूज करके फ्रीजा को ढूंढने लगते हैं, पर वीस को फ्रीजा पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलता। कहाँ पर है फ्रीजा? क्या वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यूनिवर्स 7 की टीम में ज्वाइन हो पाएगा या फिर यूनिवर्स 7 को ब्रोली के साथ ही जाना पड़ेगा? आगे हम सब देखते हैं गोकू सोचने लगता है और कहता है फ्रीजा कहाँ गया होगा, आज से पहले वो यूनिवर्स के बाहर तो कभी नहीं गया था। वेजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है इतना सोचने की जरूरत थोड़ी ना है, ऑब्वियसली कुछ बुरा करने में लगा होगा, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गोकू वीरस से पूछता है अब आगे क्या करना है। वीरस इस बात पे कहते हैं टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, फ्रीजा को ढूंढना वक्त की बर्बादी होगी, इसलिए फ्रीजा की जगह हमारा 5th वॉरियर होगा ब्रोली। ब्रोली के फेस पे नर्वसनेस देखी जा सकती थी। गोकू इस बात पे कहता है चिंता मत कर, इस टूर्नामेंट से डरने की जगह आगे आने वाली फाइट्स की एक्साइटमेंट पे ध्यान दे। वैसे भी तेरी पावर देख के बहुत सी डीईटीज सरप्राइज होने वाले हैं। ब्रोली गोकू की बात को समझ जाता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। गोकू कहता है वो अर्थ पे जाएगा, टूर्नामेंट से पहले चीची के हाथ का खाना खाएगा, उसके बाद गोहान एंड पिकलो को अपने साथ लेकर आएगा। वेजिटा कहता है वो भी अर्थ पे जाएगा, उसे अपना बैटल आउटफिट चाहिए। ऑब्वियसली वेजिटा की सेयन प्राइड बिना आउटफिट के टूर्नामेंट में थोड़ी जाएगा प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस। गोकू पिकलो की एनर्जी सेंस करता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और दोनों सेयंस अर्थ पे आ जाते हैं। गोकू पिकलो को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताता है और पिकलो पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। ऑब्वियसली पिकलो गोकू की बात नहीं टाल सकता था और उसे अपनी ऑरेंज फॉर्म की पावर को टेस्ट करने का मौका अगेन मिल गया था। गोकू पिकलो से पूछता है गोहान कहाँ पर है। पिकलो बताता है गोहान अपने घर पे होगा, अपना न्यू प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में लगा होगा। गोकू वेजिटा को कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे ड्रॉप करता है, उसके बाद गोहान के घर पे जाता है, गोहान को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताता है। पर एज ऑलवेज गोहान पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और सजेस्ट करता है उसकी जगह एंडोर 17 को टीम में लिया जाए। आफ्टर ऑल बस 5 ही फाइटर्स चाहिए थे इस बार। पर गोकू बताता है लॉर्ड वीरस ने ऑर्डर दिया है, वो गोहान को टीम में चाहते हैं। गोहान की बीस पावर ने वीरस को बहुत इंप्रेस किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद गोहान भी पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। यूनिवर्स 7 की टीम तैयार थी, गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो एंड ब्रोली। अभी कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। हिट अपना काम कर रहा था, अचानक से उसे फार्डोस की आवाज आती है। फार्डोस हिट को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताती है, पर हिट भी एंटर करने से मना कर देता है। हिट बताता है उसे बहुत से काम पूरे करने हैं, अब से 1 साल बाद जाके वो फ्री होगा। अगर फार्डोस को तब हिट से काम हो तो उसे कांटेक्ट कर ले। पर फार्डोस हिट से कहती है पहले के मुकाबले चांपा उसे 10 टाइम ज्यादा पे करेंगे। तो हिट मान जाता है, अपने सभी कामों को एक दिन के लिए डिले कर देता है। कहानी आती है प्लेनेट सरडाला पे। काबा एंड कलिफला का एक फ्रेंडली बैटल चल रहा था। दोनों सेयंस को यूनिवर्स 7 के सेयंस को दिखाना था वो किसी से कम नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से काबा एंड कलिफला ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया था और अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान काफी न्यू पावर्स भी अनलॉक की थी। केल अपने नेचर की वजह से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करती थी, पर उसके अंदर जो पोटेंशियल था उसके अकॉर्डिंग केल को बस एक ऐसा मोमेंट चाहिए था जो उसकी पावर को और आगे लेके जा सके। दोनों सेयंस ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक से वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा को नोटिस करते हैं। चांपा काफी देर से उन दोनों का बैटल देख रहे थे। चांपा कहता है अच्छी बात है तुम सब ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारी पावर भी काफी हद तक बढ़ गई होगी और ये पावर यूनिवर्स 6 के बहुत काम आने वाली है। तीनों सेयंस को समझ नहीं आता चांपा किस बारे में बात कर रहे हैं। देन चांपा तीनों को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं।
काब्बा एंड कॉलीफिला इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फाइनली दोनों को खुद को साबित करने का एक और मौका मिल गया था। यूनिवर्स 6 के 4 पार्टिसिपेंट तैयार थे, हेड, काब्बा, केल एंड कॉलीफिला। 5th वॉरियर कौन होगा ये देखने वाली बात थी। यहाँ से चलते हैं यूनिवर्स 11 की तरफ, वो यूनिवर्स जो शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता अगर जिरेन ने गोकू को पहले ही एलिमिनेट कर दिया होता। सबसे पहले हम सब देखते हैं टोपो को, जो पेलमोड के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा था। यूनिवर्स 11 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो बनने वाला था। पेलमोड एंड मार्गरीटा टोपो के पास आते हैं, उसे बताते हैं टीटीस की मीटिंग में क्या हुआ था। टोपो इस बात पे कहता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सुपर ड्रैगन बॉल्स उनके बहुत काम आएंगी। पेलमोड इस बात पे कहते हैं बिल्कुल, ये स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मुसीबत पड़ने पे उनके बहुत काम आएंगी। पेलमोड टोपो से कहते हैं यूनिवर्स 11 के पार्टिसिपेंट्स को टोपो को ही सेलेक्ट करना होगा। टोपो इस बात पे कहता है एक प्रॉब्लम है, चिरन शायद नहीं मानेगा, उसको पेलमोड को अपने आप ही मनाना होगा। पेलमोड इस बात पे कहते हैं ठीक है, चिरन को कैसे मनाना है वो अच्छी तरह जानते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स को रेडी कर। कहानी आती है चिरन पे, जो मेडिटेशन कर रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है बिकॉज उसे पेलमोड की प्रेजेंस फील हो जाती है। पेलमोड चिरन से कहते हैं क्या बात है चिरन, हर बार तेरी पावर मुझे सरप्राइज कर देती है। चिरन बताता है वो अपनी वीकनेस पे काम कर रहा था जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसके सामने आई थी। पेलमोड इस बात पे कहते हैं फिर तो तुझे चेक करना पड़ेगा, तेरी ट्रेनिंग के रिजल्ट आ भी रहे हैं फिर नहीं, क्या ख्याल है एक और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। पेलमोड की बातों ने चिरन को सोच में डाल दिया था बिकॉज पेलमोड अच्छे से जानते थे चिरन को इस टूर्नामेंट के लिए कैसे मनाना है। पेलमोड आगे कहते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो इतना नहीं सोचता, क्योंकि इस टूर्नामेंट में वो बंदा आने वाला है जिसने तुझे हराया था। इस बार तेरे पास मौका होगा उससे अपनी हार का बदला लेने का। इस बात को सुनने के बाद चिरन मना कैसे कर देता, उसे गोकू को दिखाना था वो मल्टीवर्स में सबसे ऊपर है। चिरन भी मान जाता है। यूनिवर्स 11 की तरफ से 3 पार्टिसिपेंट्स रेडी थे, टोपो, डिस्पो एंड चिरन। इनके अलावा बाकी प्राइड ट्रूपर्स बहुत ज्यादा वीक थे, इसलिए फैसला करना मुश्किल था बाकी के 2 वॉरियर्स कौन होंगे। बाकी यूनिवर्सेस भी अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स गैदर करने में लगे थे। जिन फाइटर्स ने पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग जरूर हो गए थे, लेकिन शायद ये सभी फाइटर्स इस टूर्नामेंट पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते थे। न्यू वॉरियर्स को ढूंढना और उनकी पावर टेस्ट करने में काफी टाइम लग जाता, इसीलिए सभी यूनिवर्सेस इस टूर्नामेंट में सेम फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे बिकॉज उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ से चलते हैं यूनिवर्स 9 पे। यूनिवर्स 9 सभी यूनिवर्सेस में सबसे वीक था। पहले टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 सबसे पहले एलिमिनेट हुआ था। यूनिवर्स 9 का कोई भी फाइटर अच्छी फाइट नहीं दे पाया था। इस न्यू टूर्नामेंट की न्यूज मिलती है बासिल, लवेंडर एंड बरगामो को। यूनिवर्स 9 की तरफ से ये 3 सबसे पावरफुल फाइटर्स थे, लेकिन तीनों भाई इस बात को सुनने के बाद काफी सैड फील करने लगते हैं। पहले टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 का मजाक बन गया था और तीनों भाई इस बात को अच्छी तरह जानते थे इस बार भी हालात वैसे ही होने वाले हैं। सिड्रा तीनों के पास आता है, तीनों के उतरे हुए चेहरे देखता है और पूछता है किस कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्स 9 इस न्यू टूर्नामेंट में जाएगा। बरगामो इस बात पे कहता है इस तरह जाना तो नहीं चाहते पर कर भी क्या सकते हैं, वो तीनों हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। यूनिवर्स 9 का इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना महज एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सभी यूनिवर्सेस यूनिवर्स 9 के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर हैं। सिड्रा इस बात पे कहते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए उन्हें भी तो सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए जिससे वो अपने यूनिवर्स को और अच्छा बना सके। पर गामो इस बात पे कहता है पर सुपर ड्रैगन बॉल्स पाने के लिए उन्हें इस टूर्नामेंट को जीतना होगा जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिड्रा इस बात पे बताते हैं मीटिंग के टाइम पे उन्हें भी यही ख्याल आया था, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने अपने प्लेनेट पे उन दोनों वॉरियर्स को देखा तब उन्हें यकीन हो गया वो भी इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। पर गामो सोचने लगता है सिड्रा किन की बात कर रहे हैं। सिड्रा उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। तीनों भाई इन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं, इनकी पावर को फील करते हैं और तीनों भाइयों को यकीन हो जाता है अगर ये तीनों इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे तो यूनिवर्स 9 भी इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। आगे हम सब देखते हैं बाकी सी फाइटर्स को भी इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में पता चल जाता है, पर इस बार उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज इस बार किसी भी यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं था। गोकू, विजिटा, गोहान एंड पिक्कोलो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को अलविदा बोल के इस न्यू टूर्नामेंट के लिए निकलने वाले थे। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। लेमो ने सबके लिए खाना बनाया था। पीस, पीरस एंड ब्रोली तपा के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बाकी सी फाइटर्स का वेट करने लगता है, लेकिन सी फाइटर्स ज्यादा ही टाइम लगा रहे थे। पीरस इस बात पे कहता है अगर ये लोग जल्दी नहीं आए तो इस बार सेनोसामा का तो नहीं पता, पर मैं जरूर इन्हें तबाह कर दूंगा। पीस इस बात पे कहते हैं वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तक तो सुप्रीम काय भी नहीं आए। आपको नहीं लगता सुप्रीम काय के बिना टूर्नामेंट की लोकेशन पे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है? इस बात को सुनने के बाद पीरस का हेडेक और ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनली कुछ देर बाद गोकू, विजिटा, गोहान एंड पिक्कोलो पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। पीरस सबको देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, जल्दी आके आराम से आ जाते, इतनी जल्दी क्या थी?
गोकू इस बात पे कहता है अब सारे काम खत्म हो गए थे तो रुकने का क्या फायदा, इसलिए सोचा थोड़ा जल्दी चलते हैं। विजिटा कहता है कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर, वरना एक दिन तू अपने साथ हम सबको मरवाएगा। सी फाइटर्स के आने के कुछ देर बाद सुप्रीम काई भी फाइनली पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं एंड सुप्रीम काई बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे। इतने कम टाइम में सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस ने इस न्यू टूर्नामेंट के लिए एक प्लेनेट प्रिपेयर किया था, तो ऑब्वियसली सभी सुप्रीम काइस बहुत ज्यादा थक गए थे। पीरस सुप्रीम काई की ऐसी हालत को देखते हैं और पूछते हैं क्या उन्हें कोई ऐसी बात पता है जो यूनिवर्स 7 के काम आ सकती है, और वो जो प्लेनेट प्रिपेयर किया गया है वो किस तरह का प्लेनेट है। सुप्रीम काई बताते हैं ग्रैंड पीस ने उन्हें कुछ भी बताने से सख्त मना किया है। रोली चिलाए एन लेमो को अलविदा कहता है। देन यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स इस न्यू टूर्नामेंट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सभी मेंबर्स अपने आसपास देखते हैं, ये प्लेनेट बहुत बड़ा और बहुत ही यूनिक था। सुप्रीम काई बताते हैं इस प्लेनेट को बनाने में सभी सुप्रीम काइस ने अपनी मैक्सिमम पावर यूज की है। टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेज जिस मटेरियल से बना था, ये प्लेनेट उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है। ग्रैंड पीस को अंदाजा था सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे, इसलिए ग्रैंड पीस ने इस प्लेनेट को ऐसे मटेरियल के साथ बनाने का फैसला किया। एक एक करके सभी यूनिवर्सेस इस न्यू टूर्नामेंट के लिए आने लगते हैं। गोकू बाकी फाइटर्स के फेसेस को देखता है और सारे फेसेस उसे काफी ज्यादा फेमिलियर लगते हैं। यूनिवर्स 6 के पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर आ चुके थे। कापा और कॉलीफिला गोकू और विजिटा के पास आते हैं। गोकू कालीफिला को देखता है और कालीफिला को देखते ही उसे पता चल जाता है कालीफिला पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कालीफिला गोकू से कहती है उसे इसी मौके का इंतजार था, अब वो गोकू से अपना बदला लेगी। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है अगर तुम्हें टूर्नामेंट से जल्दी बाहर नहीं जाना तो मेरे से फाइट करने की गलती मत करना। तुम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, लेकिन मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाओगी। कापा विजिटा के पास आता है। विजिटा कापा की पावर को फील करता है और कहता है अगर तुझे टूर्नामेंट से जल्दी बाहर नहीं जाना तो मेरे आसपास ही रहियो। यूनिवर्स 6 के सेयंस अपनी बेइज्जती कराने के बाद अपनी टीम में वापस चले जाते हैं। कापा और कॉलीफिला से बात करने के बाद यूनिवर्स 7 की टीम की नजर जाती है यूनिवर्स 9 पे। यूनिवर्स 9 के दो पार्टिसिपेंट्स को देख के सब हैरान हो जाते हैं। फ्रीजा आगे आता है और सबको हेलो बोलता है। पीरस फ्रीजा से कहते हैं तो इसलिए भी तुझे पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि तू तो यूनिवर्स 7 में था ही नहीं, तू तो यूनिवर्स 9 में था। पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर ये टूर्नामेंट सेनोसामा ने कंडक्ट कराया था, इसलिए पीरस फ्रीजा से कुछ नहीं कह सकते थे। गोकू पूछता है फ्रीजा के साथ वो दूसरा बंदा कौन है, और फ्रीजा बताता है वो उसका बड़ा भाई कूलर है। विजिटा इस बात पे कहता है मतलब उसने सही सुना था, फ्रीजा का बड़ा भाई भी है। इन सब की बातें चल रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी यूनिवर्स 11 की एंट्री सबसे लास्ट में होती है और सबको हैरान कर देती है। गोकू, विजिटा, फ्रीजा तीनों चिरन की पावर को फील करते हैं और तीनों समझ जाते हैं इस बार चिरन सबकी हालत खराब करने वाला है। सभी यूनिवर्सेस के मेंबर्स यहाँ आ चुके थे। फाइनली सेनोसामा और ग्रैंड पीस भी यहाँ आ जाते हैं। ग्रैंड पीस सभी फाइटर्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। ग्रैंड पीस बताते हैं टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अभी आप सबको इस न्यू टूर्नामेंट के कुछ रूल्स के बारे में बताया जाएगा। आप सब पुराने रूल्स के साथ तो फेमिलियर होंगे, वो रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट को पहले से अलग बनाने के लिए कुछ न्यू रूल्स इसमें ऐड किए गए हैं। पहला टूर्नामेंट एक टाइम बैटल रॉयल था, पर ये वाला टूर्नामेंट एक मल्टी स्टेज कंपटीशन होगा। बेसिकली इस टूर्नामेंट को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिससे फाइटर्स की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को अच्छे से टेस्ट किया जा सके। समय आने पर अब बाकी स्टेजेस के बारे में अपने आप जान जाएंगे, लेकिन अभी आपको पहले स्टेज के बारे में कुछ जानना जरूरी है। गोकू को ये सब बातें सुन के ऑलरेडी चक्कर आने लगते हैं, बट ही वाज लाइक एट द एंड ऑफ द डे फाइट करके जीतना होगा ना, तो सह लेंगे थोड़ा सा। ग्रैंड पीस बताते हैं टूर्नामेंट का पहला स्टेज ड्रैगन बॉल से कनेक्टेड है। इस स्टेज में आपको एक ड्रैगन बॉल दी जाएगी और प्लेनेट के किसी भी रैंडम हिस्से में टेलीपोर्ट किया जाएगा। आपको अपनी ड्रैगन बॉल को बचाना है और साथ ही किसी भी एक फाइटर को हरा के 2 ड्रैगन बॉल्स के साथ प्लेनेट के सेंटर में वापस लौटना है। इस स्टेज में 40 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और बस 20 ही अगले स्टेज में जा पाएंगे। गोकू सोचता है चलो ये तो आसान है, एक ड्रैगन बॉल दी जाएगी, एक किसी भी फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके अगले स्टेज में। ग्रैंड पीस कहते हैं आपको ये आसान लगा होगा ना, लेकिन इस बार टूर्नामेंट इतना आसान नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं बोलूं यूनिवर्सेस का पेयर बनने वाला है। गोकू अगेन सोच में पड़ जाता है, अब इस बात का क्या मतलब है। ग्रैंड पीस बताते हैं 2 यूनिवर्स की एक टीम बनेगी, हर टीम में 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे, हर यूनिवर्स अपने ट्विन यूनिवर्स का टीम मेंबर होगा। अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये आइडिया पसंद आता है और कुछ को पसंद नहीं आता। गोकू बोलता है मस्त है ना यार विजिटा, लेकिन अपना ट्विन यूनिवर्स है कौन सा बे। विजिटा इस बात पे कहता है या तो याद रखना सीख ले या फिर दिमाग लगाना सीख ले, यूनिवर्स 6 है हमारा ट्विन यूनिवर्स। ग्रैंड पीस बताते हैं टीम कुछ इस तरह होंगी। टीम नंबर 1 यूनिवर्स 2 एंड यूनिवर्स 11, टीम नंबर 2 यूनिवर्स 3 एंड यूनिवर्स 10, टीम नंबर 3 यूनिवर्स 4 एंड यूनिवर्स 9 एंड टीम नंबर 4 यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7। अगर हम नोटिस करें तो ये वही 8 यूनिवर्सेस हैं जिन्होंने पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। ग्रैंड पीस अपना मैजिक यूज करते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स के हाथ में एक ड्रैगन बॉल आ जाती है।
टीम नंबर 1 के सभी मेंबर्स के पास 1 स्टार ड्रैगन बॉल थी, टीम नंबर 2 के सभी मेंबर्स के पास 2 स्टार ड्रैगन बॉल थी, टीम नंबर 3 के पास 3 स्टार और टीम नंबर 4 के पास 4 स्टार। ग्रैंड प्रिक्स बताते हैं अगले स्टेज में जाने के लिए एक ड्रैगन बॉल आपकी टीम की होनी चाहिए और एक ड्रैगन बॉल दूसरी टीम की होनी चाहिए। मतलब अगर आपको अगले स्टेज में जाना है तो आपके पास तो अलग नंबर की ड्रैगन बॉल्स होनी चाहिए। ऐसा करने का रीजन आप सब समझ के होंगे, आप अपनी टीम मेंबर को धोखा देके उसकी ड्रैगन बॉल लेके आगे नहीं जा सकते। गोकू को ग्रैंड प्रिक्स की 90% बातें समझ नहीं आती। गोहान कहता है आप बस अपनी ड्रैगन बॉल संभालिए, किसी भी एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लीजिए और इतना काफी है। पीरस पूछते हैं बाकी 4 यूनिवर्सेस के पार्टिसिपेंट्स कहाँ पर हैं? ना ही पार्टिसिपेंट्स हैं और ना ही डीएटीज हैं यहाँ पे। ग्रैंड प्रिक्स बताते हैं जैसा मैंने बताया था इन यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा है तो इस बार भी इनको एडवांटेज दिया जाएगा। बेसिकली इस बार इन सबको 2 एडवांटेज दिए गए हैं। पहला एडवांटेज कुछ इस तरह है, ये यूनिवर्सेस ऑलरेडी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और दूसरा एडवांटेज इनको ये दिया गया है इन यूनिवर्सेस के 5 पार्टिसिपेंट्स में से बस 4 का ही मॉर्टल होना जरूरी है, जिस वजह से इन यूनिवर्स के गॉड्स ने डिसाइड किया है वो स्टेज नंबर 2 से अपने यूनिवर्स को खुद से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम सब देखते हैं सभी डीटीज और पार्टिसिपेंट्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि इस बार गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फाइनली टाइम आ चुका था इस न्यू टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लेनेट के अलग अलग लोकेशन पे टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। इस प्लेनेट पे हर तरह का एनवायरनमेंट था जिससे फाइटर्स को एडवांटेज था। जो फाइटर जिस तरह के एनवायरनमेंट में सूटेबल था उसमें फाइट कर सकता था। गोकू जंगल जैसी जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है, अपने आसपास देखता है पर उसे अपनी टीम का कोई भी मेंबर नहीं दिखता। गोकू सोचता है अब आगे क्या करूं? क्या सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स को ढूंढूं या फिर किसी को फाइट के लिए चैलेंज करूं? थोड़ा सोचने के बाद गोकू डिसाइड करता है सबसे पहले एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके स्टेज 2 कंफर्म करता हूं, उसके बाद बाकी मेंबर्स के पास जाऊंगा। गोकू बैटल की सर्च में आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं काबा को जो अपने टीम मेंबर्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में काबा के सामने यूनिवर्स 3 के रोबोट्स आ जाते हैं। सभी रोबोट्स ग्रुप में आए थे और उनके साथ उनका लीडर पापा रोनी भी था। सभी रोबोट्स एक साथ काबा पे अटैक कर देते हैं। काबा सुपर सेन 2 फॉर्म में जाता है। उसके बाद सभी रोबोट से फाइट करने लगता है, लेकिन वो अकेला सबको नहीं संभाल सकता था। पापा रोनी के रोबोट्स काबा को हराने लगते हैं, उसकी ड्रैगन बॉल लेने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से एक ही ब्लास्ट उन सब की तरफ आ जाता है जो ऑब्वियसली किया था विजिटा ने। पापा रोनी विजिटा की पावर से वाकिफ था, वो अपने स्टाफ को यूज करता है। बैटलफील्ड में काफी बड़ा धमाका सा हो जाता है और पापा रोनी अपने रोबोट्स के साथ यहाँ से भाग जाता है। पापा रोनी का प्लान था वो एक साथ ग्रुप में वीक वॉरियर्स पे अटैक करेंगे जिससे उन्हें आराम से हरा के स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए, जो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। काबा अपने बैटल से काफी डिसअपॉइंटेड था। विजिटा बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। काबा विजिटा के पीछे जाता है, उसे सॉरी बोलता है। विजिटा कहता है फोकस पूरा फाइट पे होना चाहिए, खतरा कहीं से भी आ सकता है, अपना गार्ड डाउन मत कर और कॉन्फिडेंट होके फाइट कर। काबा पूछता है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। विजिटा इस बात पे बताता है वो प्लेनेट के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, बीच में उन्हें काफी सारे वॉरियर्स मिलेंगे जिन्हें हरा के वो ड्रैगन बॉल्स हासिल कर लेंगे। विजिटा का प्लान भी क्लियर था और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी कि वो काबा को अपने साथ स्टेज 2 में लेके जाए। उसके बाद हम सब देखते हैं गोहान और पिकलो को। पहले टूर्नामेंट की तरह दोनों ने फैसला किया था दोनों साथ में फाइट करेंगे और दोनों ने एक दूसरे को काफी जल्दी ढूंढ लिया था। ये दोनों भी आगे बढ़े थे कि इन पे अटैक करने आ जाते हैं ओबुनी एंड रूबॉल्ट, वही वॉरियर्स जिन्हें गोहान और पिकलो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एलिमिनेट किया था। ओबुनी कहता है ये हुई ना बात, तुम दोनों को हरा के तुम्हारी ड्रैगन बॉल्स लेके आगे जाने का मजा ही कुछ और होगा। पिकलो इस बात पे कहता है जानते हुए कि हम दोनों ने तुम दोनों को काफी आराम से हरा दिया था, तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों हमें हरा सकते हो? ओबुनी इस बात पे बताता है वो हार मुझे अच्छी तरह से याद है और साथ ही ये भी याद है तुम दोनों किस अंदाज में फाइट करते हो। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम दोनों की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। ओबुनी के ऐसा कहते ही रूबॉल्ट पिकलो पे एक स्नीक अटैक ट्राई करता है। वो पिकलो के राइट साइड से अटैक करने आता है। पिकलो का ध्यान ओबुनी पे था, फिर भी वो बिना देखे राइट साइड में पंच करता है और ये वाला पंच रूबॉल्ट को लग जाता है। पिकलो कहता है शायद इस बात से अंदाजा हो गया होगा हम दोनों की पावर किस हद तक बढ़ चुकी है। अभी गोहान और पिकलो का बैटल स्टार्ट हो जाता है ओबुनी एंड रूबॉल्ट के साथ। अभी कहानी आती है धोखेबाज पे, आई मीन फ्रीजा पे। फ्रीजा का नेचर हम सबको पता है, ये कब क्या करता है इस बात को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, फ्रीजा ने ऑलरेडी एक फाइटर को हरा दिया है एंड उसे ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी है। फ्रीजा आराम से प्लेनेट के सेंटर में जा सकता था, वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता, लेकिन फ्रीजा ऐसा नहीं करता बिकॉज उसका प्लान था दूसरों के काम में टांग अड़ाना।
इस बंदे में बहुत दिमाग है, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। प्लानिंग से याद आया, ऐसे बंदे की तरफ चलते हैं जो प्लानिंग वगैरह में विश्वास ही नहीं रखता। जिरेन ऊपर आसमान से सभी फाइट्स को एनालाइज कर रहा था, लेकिन वो किसी की भी फाइट में दखल अंदाजी नहीं देता। जिरेन आराम से वेट करता है कि कोई फाइटर आके जिरेन को चैलेंज करे, लेकिन कोई पागल ही होगा जो बिना बात में जिरेन को चैलेंज करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। अभी चलते हैं टूर्नामेंट के एक पावर हाउस वॉरियर ब्रोली की तरफ। ब्रोली पहली बार किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। टूर्नामेंट के किसी भी फाइटर ने ब्रोली को कभी नहीं देखा था। ब्रोली नर्वस था, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, साथ में अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने लगता है कि अचानक से ब्रोली पे कोई अटैक कर देता है। ब्रोली अपने आप को संभालता है, अपने आसपास देखता है, पर उसके आसपास कोई नहीं होता। ब्रोली को समझ नहीं आता ये अटैक किसने किया था कि अचानक से एक और बार ब्रोली को कोई हिट दे देता है। आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो भाई ये यूनिवर्स 4 का वही बग है जिसने पिक्कोलो को एलिमिनेट किया था। इसका साइज बहुत छोटा था, इसलिए ब्रोली इसे नहीं देख सकता था। ब्रोली पूरा फोकस बना के अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। डेनिम अगेन ब्रोली पर अटैक करने आगे आता है और फिर से ब्रोली को कोई आता पता नहीं चलता अटैक कहाँ से आया था। ब्रोली को याद आता है गोकू ने उसको 2 ही चीजें सिखाई थी कि कंट्रोल करना और की सेंस करना। ब्रोली अपनी आंखें बंद करता है, अपने अपोनेंट की एनर्जी सेंस करने लगता है। डेनिम अगेन ब्रोली पर अटैक करने आगे आता है, पर इस बार ब्रोली डेनिम को काउंटर अटैक दे देता है। अपने फिंगर से अटैक करता है ब्रोली पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब कैरम खेलते हैं। एक हिट डेनिम के लिए काफी था। डेनिम की ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है, जिसका साइज नीचे गिरते ही नॉर्मल हो जाता है। जब ड्रैगन बॉल डेनिम के पास थी, उसका साइज काफी छोटा था, जिससे डेनिम को अपने छोटा होने का एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन उसके पास से गिरते ही ड्रैगन बॉल का साइज वापस से नॉर्मल हो गया। ब्रोली खुश हो जाता है, उसे ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी। ब्रोली ड्रैगन बॉल लेके अपनी टीम मेंबर्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं हिट को, जो बिना टाइम वेस्ट किए एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। देन कहानी आती है केल पे, जो डरी हुई थी कि कोई इस पे अटैक न कर दे। अचानक से केल को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। केल बिना देखे पीछे की ब्लास्ट कर देती है, लेकिन पीछे कॉलीफ्ला थी जो आराम से इस की ब्लास्ट को टॉच कर लेती है। केल काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज कॉलीफ्ला के साथ उसे काफी सेफ फील होता है। अभी वापस चलते हैं गोकू की तरफ। गोकू के सामने था यूनिवर्स 11 का एक प्राइड ट्रूपर जिसका नाम था कुंशी। गोकू को याद आता है उसने कुंशी से पहले भी फाइट की थी और ये बंदा जाल बिछाने में एक्सपर्ट है। ये बात जानते हुए गोकू जानबूझ के कुंशी की तरफ बढ़ने लगता है। एक साथ काफी सारे एक्सप्लोजन वहाँ पे होने लगते हैं। कुंशी को लगता है उसने गोकू को हरा दिया, लेकिन गोकू तो कुंशी के पीछे था। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का कमाल। कुंशी हंसने लगता है। गोकू सोचने लगता है भाई ये बंदा पीछे कब देखेगा। कुंशी नोटिस करता है फाइनली कि उसके पीछे कोई तो है। कुंशी पीछे देखता है, गोकू अपना आइकॉनिक पोज करता है। कुंशी हैरान हो जाता है। गोकू कुंशी के पंच में एक पावरफुल पंच मारता है। एक ही पंच में कुंशी बेहोश हो जाता है और गोकू ड्रैगन बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। अभी चलते हैं विजिटा और कापा की तरफ। दोनों प्लेनेट के मिडिल में थे। अचानक से एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट विजिटा की तरफ आता है और विजिटा इस की ब्लास्ट को टॉच कर लेता है। अच्छी बात है कि ब्लास्ट कापा की तरफ नहीं आया, वरना शायद वो इसे डॉच नहीं कर पाता। विजिटा नीचे की तरफ देखता है और नीचे उसे दिखता है कूलर। विजिटा बोलता है तो तू भी अपने भाई और बाप की तरह पीछे से वार करता है। कूलर इस बात पे कहता है जंग में सब जायज है। कापा फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विजिटा कापा से कहता है वो अकेला कूलर से फाइट करेगा। विजिटा और कूलर आमने सामने आ जाते हैं। कूलर अपनी पावर इंक्रीज करता है, पर विजिटा को इस बात से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से कूलर को देखता रहता है। कूलर अटैक कर देता है विजिटा पे और एक बहुत पावरफुल पंच विजिटा के फेस पे मारने में कामयाब हो जाता है। आगे हम सब देखते हैं कूलर अपनी पावर इंक्रीज करता है, विजिटा पे अटैक करता है और एक पंच करने में कामयाब हो जाता है। कूलर अभी हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी जल्दी गायब हो जाती है जब कूलर विजिटा को हंसते देखता है। विजिटा ने अटैक जानबूझ के खाया था जिससे वो कूलर को दिखा सके कूलर ने उसे चैलेंज करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। आजकल के सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कूलर डर के पीछे हो जाता है। विजिटा इंस्टेंटली कूलर के पास आता है, एक बहुत पावरफुल पंच उसके पेट में मारता है। शायद विजिटा कूलर को दिखा रहा था कि भाई स्ट्रॉन्ग पंच इसे कहते हैं। इस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हेवी था। कापा विजिटा के इस अंदाज को देखता है, उसे विजिटा और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगने लगता है। लेकिन बैटलफील्ड से थोड़ा दूर उसे केलन कॉलीफ्ला दिखती है, जो यूनिवर्स 2 के वॉरियर्स के सामने स्ट्रगल कर रही थी। रिब्रियन, काकुनसा और रोसी ने केलन कॉलीफ्ला को फाइट के लिए चैलेंज किया था। काकुनसा रोसी की पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन रिब्रियन की पावर अच्छी खासी थी। तीनों वॉरियर्स के एक साथ बैटल करने की वजह से वो केलन कॉलीफ्ला पे भारी पड़ रहे थे। केल की बर्सर्क पावर बाहर नहीं आ रही थी, जिस वजह से केल और कॉलीफ्ला स्ट्रगल कर रहे थे। विजिटा काबा को देखता है, काबा का ध्यान उन्हीं पे था। विजिटा काबा से कहता है वो जाके अपनी टीम मेंबर्स की मदद कर सकता है। विजिटा को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, विजिटा आराम से कूलर को हरा सकता है।
काबा यहाँ से जाने वाला होता है। विजिटा कहता है उससे मदद की उम्मीद ना करे, अपना बैटल खुद करे, अपने दम पे ड्रैगन बॉल हासिल करके स्टेज 2 में जाए। काबा विजिटा की बात समझ जाता है बिकॉज विजिटा काबा को इसी तरह से मोटिवेट करता है। काबा केल और कलिफला की मदद करने चला जाता है। विजिटा कूलर के पास आता है और कहता है अगर उसे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी तो अपने आप अपनी ड्रैगन बॉल विजिटा के हवाले कर दे, और कूलर इस बात को सुन के हंसने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं यूनिवर्स 2 के वॉरियर को जो केल एंड कलिफला को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। काबा एक की ब्लास्ट करता है, सभी वॉरियर्स पीछे हो जाते हैं। काबा कलिफला के पास आता है और कहता है आप इन तीनों से मार खा रही थी, मुझे तो ये तीनों इतनी टफ नहीं लगती। कलिफला बताती है वो केल की वजह से ऐसा कर रही थी। कलिफला को मार खाता देख केल की असली पावर बाहर आ सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बात को सुनने के बाद रिब्रियन, काकुंसा और रूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तीनों का मजाक बन के आता है। यहाँ पे कलिफला असली फाइट के लिए तैयार हो जाती है और केल से कहती है मैं और काबा 1v1 फाइट करेंगे, जिसका मतलब एक वॉरियर से तुझे फाइट करना होगा। केल डर जाती है और कहती है उससे ऐसा नहीं होगा, पर कलिफला कहती है केल को खुद से आगे बढ़ना सीखना होगा, वो हर बार कलिफला पे डिपेंड नहीं हो सकती। कलिफला फाइट करती है रिब्रियन से, काबा फाइट करता है काकुंसा से, जिसका मतलब केल फाइट करेगी रोजी से। अभी चलते हैं यूनिवर्स 9 के बासिल, लेवेंडर और बरगामो की तरफ। तीनों भाइयों को यूनिवर्स 11 की तरफ से प्राइड ट्रूपर्स का कैप्टन काशरल दिखता है। तीनों वॉरियर्स काशरल से बैटल करने लगते हैं और काफी आराम से उसे हरा के उसकी ड्रैगन बॉल ले लेते हैं। ये वाली ड्रैगन बॉल रखता है बरगामो बिकॉज तीनों भाइयों में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं जिससे बाकी दो को भी ड्रैगन बॉल्स मिल सके, और अभी इनका सामना हो जाता है जिरेन, टोपो एंड डिस्पो से। बासिल और लेवेंडर बरगामो से कहते हैं वो प्लेनेट के सेंटर में चला जाए, उसके पास ड्रैगन बॉल है, वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो सकता है। बरगामो कहता है पर वो 3 है और हम भी, अगर मैं चला गया तो वो 3 तुम दोनों पे भारी पड़ जाएंगे। डिस्पो इस बात पे कहता है चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा, हम प्राइड ट्रूपर्स हैं, अगर तुम में से बस 2 ही फाइट करना चाहते हैं तो हम भी बस 2 ही फाइट करेंगे। इस बात को सुनने के बाद बासिल और लेवेंडर बरगामो को जाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और बरगामो यहाँ से चला जाता है। अभी बासिल और लेवेंडर की फाइट होती है टोपो और डिस्पो से। जिरेन आराम से पीछे खड़ा था, उसको कोई भी चैलेंज नहीं करता। बासिल अटैक करता है डिस्पो पे, लेवेंडर अटैक करता है टोपो पे। दोनों भाई अपनी पूरी ताकत के साथ यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स पे अटैक कर रहे थे। जिरेन का ध्यान इस बैटल पे था। इस बात का फायदा उठा के मोना जिरेन पे अटैक करने आ जाती है। मोना जिरेन पे अटैक करती है पर जिरेन के ऑरा की वजह से उसे हिट नहीं कर पाती। जिरेन पीछे मुड़ के एक पंच करता है, मोना की ड्रैगन बॉल नीचे गिरने लगती है। मोना पता नहीं कहाँ पे आसमान में लॉन्च हो जाती है और उसकी ड्रैगन बॉल अपने आप फ्लोट करते हुए जिरेन के हाथ में आ जाती है। बासिल और लेवेंडर जिरेन की पावर को देख के डर जाते हैं और शुक्र मनाते हैं चलो भाई ये बंदा हमसे फाइट नहीं कर रहा। बासिल कहता है अगर हम दोनों ने तुम दोनों को हरा दिया तो क्या ये तुम्हारा तीसरा साथी हमें यहाँ से जाने देगा। डिस्पो इस बात पे कहता है अबे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम हम दोनों को हरा दोगे, हम तो यार मजे ले रहे थे तुमसे, तुम तो सर पे चढ़ के बैठे जा रहे हो। अपने अगले अटैक में टोपो और डिस्पो बासिल और लेवेंडर को हरा के उनकी ड्रैगन बॉल लेके सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। कहानी आती है ब्रोली पे। ब्रोली को किसी फाइटर की सेंस होती है, वो अलर्ट हो जाता है। कोको एक साथ झाड़ियों में से एंट्री मारता है और ब्रोली के सामने आके बोलता है और ब्रोली क्या हाल है। ब्रोली देखता है ये तो गोकू है और उसे बता देता है उसे ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। गोकू इस बात पे कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन तूने हराया किसको। ब्रोली बताता है पता नहीं कोई तो था, मैं उसे देख नहीं पाया पर मैंने उसे हरा दिया और उसकी ड्रैगन बॉल लेके यहाँ आ गया। गोकू कंफ्यूज हो जाता है। देन उसे और ब्रोली को गोहान और पिकलो की पावर सेंस होती है। दोनों वॉरियर्स गोहान और पिकलो की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहानी आती है यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 2 के फाइटर्स पे। काबा ने काकुंसा को और कलिफला ने रिब्रियन को हरा दिया था, लेकिन केल अपने बैटल में स्ट्रगल कर रही थी। कलिफला उसकी मदद करने नहीं आती। केल कलिफला की आंखों में देखती है। कलिफला को पूरा यकीन था केल ही इस बैटल को जीतने वाली है। केल इस भरोसे को कैसे टूटने दे सकती थी। केल की असली पावर बाहर आती है और केल काफी आराम से रूसी को भी हरा देती है। कलिफला केल के पास आती है और उस पर प्राउड फील करती है। कलिफला कहती है अगर केल इसी तरह से फाइट करेगी तो बहुत जल्दी कलिफला से भी आगे निकल जाएगी। उसके बाद हम सब देखते हैं गोहान और पिकलो को। कोको और ब्रोली भी यहाँ पे आ चुके थे। वो भी इनका बैटल देखने लगता है। पिकलो काफी आराम से रूबॉल्ट को हरा देता है, उसे ज्यादा पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। गोहान को फॉर सम सेकंड्स अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाना पड़ता है। अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद गोहान ओबुनी को हरा देता है। हमारी टीम के ऑलमोस्ट हर एक मेंबर ने अपने अपने बैटल को डोमिनेट किया था। ऑलमोस्ट सबके पास ड्रैगन बॉल आ चुकी थी। विजिटा कूलर से फाइट कर रहा था, उसके बैटल का रिजल्ट आना अभी बाकी था, लेकिन फ्रॉस्ट फंस जाता है। फ्रॉस्ट का सामना होता है केटो पेस्ला से, वही पावर रेंजर जिसके पास अलग अलग फाइटिंग मोड्स थे। सबसे पहले केटो पेस्ला बिना किसी मोड के फ्रॉस्ट से फाइट करता है, जिससे फ्रॉस्ट के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज कर सके। फ्रॉस्ट को लगता है वो तो आराम से केटो पेस्ला को हरा देगा, लेकिन उसके बाद केटो पेस्ला अपना स्ट्रेंथ मोड ऑन करता है, जिससे उसकी पावर फ्रॉस्ट से ज्यादा हो जाती है और वो फ्रॉस्ट को डोमिनेट करने लगता है। फ्रॉस्ट अपनी बल्क वाली ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, जिससे उसकी पावर तो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है।
केटोपैसला इस बात को समझ जाता है, अपना स्पीड मोड ऑन करता है और इसी के साथ केटोपैसला फ्रॉस्ट को हरा देता है। ये एक टैक्टिकल बैटल था जिसमें केटोपैसला के डिफरेंट फाइटिंग मोड्स ने उसे जीत दिला दी। अभी हम चलते हैं विजिटा वर्सेस कूलर के बैटल पे। कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी गोल्डन फॉर्म में। विजिटा इस चीज को देखता है और सडनली उसे एक बात नोटिस होती है। विजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म में, जो एक बहुत अच्छा आइडिया था। ये फॉर्म स्टेमिना बहुत कम ट्रेन करती है, इवन यूजर को हील भी करती है। कूलर विजिटा पे अटैक करता है। विजिटा भी बस डॉज और ब्लॉक करने पे फोकस करता है। कूलर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और विजिटा बैकफुट पे आ जाता है। विजिटा को थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन कूलर बहुत जल्दी स्लो डाउन होने लगता है। उसके अटैक काफी वीक होने लगते हैं। दरअसल कूलर ने ये फॉर्म कुछ टाइम पहले ही एक्वायर की थी, जिस वजह से वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था। विजिटा इस बात को समझ चुका था, इसलिए अभी तक बस डॉज और ब्लॉक कर रहा था और फाइनली अभी विजिटा की बारी थी अपनी असली ताकत दिखाने की। विजिटा अपनी असली ताकत दिखाता है, कूलर का भूत बना देता है, उसे उठने का भी मौका नहीं देता, उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और विजिटा को भी ड्रैगन बॉल मिल जाती है। ऑलमोस्ट हर एक पार्टिसिपेंट अपना बैटल कंप्लीट कर चुका था। स्टेज नंबर 2 जल्दी कंप्लीट होने वाला था।